गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः 10th क्लास का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों करने जा रहे हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन चैप्टर का पार्ट 3। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, यानी कि ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले तो एनर्जी है क्या? एनर्जी को हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करना। और जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारी जो है ऊर्जा ट्रांसफर होती है। वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये देखिए पिक्चर है आपके सामने, इसमें विभिन्न ऊर्जा के जो है वह संसाधन है। आज हम इन्हीं डिफरेंट ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों मुख्यतः ऊर्जा संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। तो जो सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा के संसाधन होते हैं, यह वह संसाधन हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह खत्म हो जाएंगे और ये काफ़ी लंबे से हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और यह पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं और यह बहुत कॉस्टली है। इनका निर्माण होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं तथा एक बार उपभोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन से होते हैं? यह वह संसाधन है जो लंबे समय तक बने रहते हैं, पर्यावरण को भी खराब नहीं करते हैं और यह जो है एक बार इनकी कॉस्ट जो है लगती है, उसके बाद यह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो परंपरागत में जो उदाहरण है वो है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। जो नॉन कन्वेंशनल में है वो सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल और एटॉमिक एनर्जी हमारे पास है। इन्हीं को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों ऊर्जा के परंपरागत साधन जो हैं हमारे पास वो हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। आइए वन बाय वन इन्हें देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो भारत में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला जो हमारे पास जीवाश्म ईंधन है वो है कोल। कोल जो है यह 4 प्रकार का होता है, इसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और भारत में जो है कोल का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है, जिसे हमने 2 भागों में बांटा है। वो है टेरिशरी कोल फील्ड और दूसरा है गोंडवाना कोल फील्ड। जो गोंडवाना कोल फील्ड है वो दक्षिण भारत में है, जिसमें छोटा नागपुर प्लेटू और साउथ इंडिया का कुछ एरिया आता है। और जो टेरिशरी कोल फील्ड है वो अभी न्यू कोल फील्ड है, मतलब कि कोल एरियाज हैं जहां से अभी हम कोल निकाल रहे हैं। वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। जो गोंडवाना कोल फील्ड है यहाँ उत्तम किस्म का जो है वो कोयला पाया जाता है। तो बच्चों कोयलों को मुख्यतः हम 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, थर्ड है लिग्नाइट और फोर्थ है पीट। जो एंथ्रासाइट किस्म का होता है यह बहुत ही उत्तम किस्म का कोयला होता है जो जलने पर सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी प्रदान करता है। जो बिटुमिनस किस्म का लोहा है, जो कोयला है, यह जो है इस एंथ्रासाइट से थोड़ा कम ज्वलंत है होता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे लिग्नाइट है और चौथे नंबर पे पीट है। पीट जो है वो अभी न्यू कोल है, अभी अभी जो है ये इसका निर्माण हुआ है। आप देखते हैं इस पिक्चर में निर्माण के समय के अनुसार इनका निर्माण होता है। देखिए अब जो है यहाँ पर पीट के फॉर्मेशन बनाई गई है, मतलब जो लकड़ी वगैरह जो हमारे स्टेम्स वगैरह हैं वो जब धरती के अंदर दब जाते हैं तब ये कोल का निर्माण करते हैं। जब ज़्यादा वो दब जाते हैं तब लिग्नाइट होता है और प्रेशर के कारण जो है वो बिटुमिनस कोल बनता है। और जो बहुत समय पहले धरती के अंदर दब गए हैं वो एंथ्रासाइट यानी कि उत्तम किस्म के जो है वो कोयला होता है, जो जलने पर बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी जो है वो देता है। अगर बच्चों हम मैप की बात करें तो भारत में यह जो है मुख्यतः ये छोटा नागपुर प्लेटू में जो है यह मुख्यतः पाया जाता है उत्तम किस्म का कोल, जिसे हम गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए और इसमें राज्य कौन कौन से आएंगे हमारे पास? एमपी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, कुछ पार्ट यूपी का भी आ जाएगा। यहाँ पर जो है कोयले के भंडार पाए गए हैं।
बच्चों जो दूसरा जीवाश्म ईंधन है कोयले के बाद, वो है पेट्रोलियम। भारत में जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है इसके बाद यूज़ किया जाता है। और भारत में जो पेट्रोलियम है वो टेरेशरी एज में जो है कि रॉक्स में जो है वो पाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ जहाँ जो है टेरिशरी एज की रॉक्स है वहाँ पर इसका जो है वो भंडार मिला है। तो कहाँ कहाँ पर है हम देखते हैं। 63% जो है हम भारत का पेट्रोलियम जो है वो मुंबई हाई से निकलता है, जिसे हम सागर सम्राट भी कहते हैं। उसके बाद 18% जो पेट्रोलियम भारत का है वो अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। 16% जो है वो आसाम के डिगबोई, नाहरकाटिया और मोरम हरदुगंज ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। इसके अलावा आसाम में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी ये जो ऑयल निकाला गया है वो है डिगबोई में, जो कि भारत की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। मतलब भारत में सबसे पहले जो है ऑयल जो है वो डिगबोई यानी आसाम से प्राप्त हुआ था। अब जो है बहुत सारी इंडस्ट्री जो है पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो वो कौन कौन सी नोडल इंडस्ट्री हैं? वो है सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र और केमिकल इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री जो है नोडल इंडस्ट्रीज है जो कि पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड है। तो ये बच्चों कुछ ऑयल फील्ड्स हैं आपके सामने जहाँ से कि ऑयल को निकाला जाता है, फिर इसको पाइप्स के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के थ्रू ऑयल रिफाइनरीज तक पहुँचाया जाता है। ऑयल रिफाइनरीज कहीं पर भी लग सकती है, लेकिन ऑयल फील्ड जो है वहीं पर ही लगती है जहाँ पर कि ऑयल हमें मिलता है, पेट्रोलियम जहाँ हमें मिलता है। जो बच्चों तीसरा हमारे पास ऊर्जा संसाधन है वो है नेचुरल गैस, जो कि क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लो कार्बन एमिशन होता है इसमें। और अब तो जो है हमारे जो व्हीकल्स आ रही हैं उन व्हीकल्स में भी हम जो है इस गैस को यूज़ करते हैं एज ए CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो व्हीकल में यूज़ की जा रही है। इसके जो क्षेत्र है, नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है बच्चों? नेचुरल गैस अधिकतर जो है उन्हीं क्षेत्रों से मिलती है जहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार होता है। पेट्रोलियम के भंडार के साथ ही नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में है नेचुरल गैस, गल्फ ऑफ कैम्बे में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पाई गई और मुंबई हाई में भी पाई गई। जैसे पेट्रोलियम में आपको बताया गया था कि मुंबई हाई में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे पास, तो वहाँ पर नेचुरल गैस का भी क्षेत्र जो है वो पाया गया और इसको जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन 1700 किलोमीटर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, इसका नाम है HBJ पाइपलाइन। यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रूप में भी आपको याद रखना चाहिए कि भारत की लॉन्गेस्ट पाइपलाइन जो है HBJ पाइपलाइन है। हजीरा जो है गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान MP में होती हुई ये UP तक जगदीशपुर तक जो है जाती है। इसकी लंबाई जो है 1700 किलोमीटर है। आइए बच्चों एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल गैस का सोर्स जो है वो कहाँ होता है। तो ये देखिए बच्चों आपके सामने ये जो है ड्रिलिंग रिंग है जो कि ऑयल को ड्रिल करती है, ऑयल फील्ड है। ये पेट्रोलियम का जो है वो सोर्स है। तो ये देखिए पेट्रोलियम के सोर्स के ऊपर ये एक रॉक्स का एरिया है, यहाँ से जो है वो नेचुरल गैस जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि जहाँ जहाँ पेट्रोलियम का सोर्स है वहाँ वहाँ नेचुरल गैस का सोर्स पाया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्ल्ड में वाइड रेंज में जो है वो यूज़ की जाती है और जो है इसका जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो किसी भी देश की डेवलपमेंट को बताता है कि वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है। और इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस करने के दो माध्यम होते हैं, एक होता है रनिंग वाटर और एक होता है जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। तो जो रनिंग वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो यूज़ करते हैं उसे हम थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि रनिंग वाटर से जो है ऊपर से पानी गिरता है और टरबाइंस जो होती है उसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। भारत में जो है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का नाम इन्हें दिया गया है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपली हाइडर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पिक्चर के माध्यम से देखिए इस तरह से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। बहुत ही हाइट से जो है पानी को गिराया जाता है जो कि टरबाइन के जो है ब्लेड्स को रोटेट करती है और फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
नेक्स्ट आता है बच्चों थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आपको जैसे बताया गया है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और भारत में लगभग 310 थर्मल पावर प्लांट जो है वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो ये देखिए पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं। यहाँ पर जो है फिर जो है वायर्स के द्वारा और ट्रांसफार्मर के द्वारा फिर आगे सप्लाई जो है इस इलेक्ट्रिसिटी की जाती है। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, परंपरागत संसाधन के बारे में। तो परंपरागत संसाधन जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे और जो है यह बहुत कॉस्टली भी होते हैं और इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं। तो इसीलिए उसका एक अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप किया गया है, वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। यह वह संसाधन है जो इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करते हैं, या लंबे समय तक चलने वाले हैं, और यह जो है कम कॉस्ट में जो है अवेलेबल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गैर परंपरागत संसाधन जो है ऊर्जा के, वो अल्टरनेट है परंपरागत संसाधनों का। तो सबसे पहला गैर परंपरागत संसाधन है हमारे पास न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। मतलब कि हम एटम्स से जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और वो एटम्स जो है वो होते हैं यूरेनियम और थोरियम। भारत में यूरेनियम एंड थोरियम के बहुत कम भंडार हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह हमें मिला है झारखंड और अरावली रेंज राजस्थान में, और मुख्यतः यह पाया जाता है मोनोजाइट सैंड में, जो कि केरला में पाई गई है, जो कि रिच है थोरियम में। ये देखिए, ये आपके सामने है 4 पिक्चर जो हैं। इन पिक्चर्स में बताया गया यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट सैंड और मोनोजाइट। भारत में जो है कुल बच्चों 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। कैगा, कलपक्कम, काकड़ापारा, रावतभाटा, तारापुर और नरोरा। इसमें से कुछ जो है वो बंद भी हो गए थे, लेकिन फिर हमारे जो है डीलिंग हुई, MOU साइन हुआ अमेरिका के साथ, तो हमें अमेरिका ने जो है यूरेनियम एंड थोरियम देने का वादा किया, और हमारे जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर उसके द्वारा चलाए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम और थोरियम को, और फिर हम जो है इससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, जैसे कि आपको पता है कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण यहाँ पर बहुत धूप रहती है। तो इस धूप को जो है हम एक सेल के द्वारा, जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, वो सनलाइट को जो है डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में। उस प्रोसेस को हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। भारत में जो है लार्जेस्ट जो है सोलर प्लांट जो है माधोपुर नियर भुज में जो है लगाया गया है, जो कि स्टेरलाइज करते हैं मिल्क के कैंस को। और जो है यह एक बार लगाने में इसकी जो है कॉस्ट ज़्यादा लगती है, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये रनिंग करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंटिन्यू प्रोवाइड करता है। मुख्यतः यह गाँव में जो है भारत के गाँवों में बहुत प्रचलित है। देखिए इस पिक्चर में ये फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, ये प्लेट्स लगाई जाती है जिसके द्वारा कि सनलाइट को ट्रैप करके जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास विंड एनर्जी। तो भारत जो है विंड में सुपर पावर है। जो लार्जेस्ट विंड क्लस्टर है वो है तमिलनाडु के नगरकोइल से मदुरई तक। मतलब काफ़ी लंबा ये एक एरिया है जहाँ पर कि ये विंड के पावर प्लांट लगाए हैं। इसमें क्या होता है, चलिए अगली स्लाइड में देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ये मुख्यतः कोस्टल रीजन में ज़्यादा है विंड के हमारे प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अनइंटरप्टेड जो है विंड चलती है, और जब वो विंड प्लांट से टकराती है, विंड मिल से टकराती है, तो ब्लेड रोटेट करते हैं और फिर उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये देखिए आपके सामने है, इस तरह से बड़े बड़े जो है विंड मिल्स लगाए जाते हैं। जब हवा चलती है अनइंटरप्टेड एयर, तो इससे टकराती है तो ब्लेड्स घूमते हैं और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों बायोगैस। बायोगैस जैसे आपको भी पता होगा कि बहुत सारे जो है हमारे ग्रामीण इलाकों में जो है फार्म वेस्ट होता है, हमारे फूड का वेस्ट होता है, और जो काऊ डंग होते हैं, इन सब को मिलाकर जो है फिर डिकम्पोज करके जो है ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो
हम गैस प्रोड्यूस करते हैं। एक पिट बनाया जाता है जिसके द्वारा, जो कि पाइप के द्वारा डायरेक्ट हमारे किचन्स में अटैच होती है। इसकी फ्लेम बहुत धीरे निकलती है लेकिन जो है वो इको फ्रेंडली होती है। और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये दो काम करती है। एक तो हमें जो है फ्लेम देती है, एनर्जी देती है, और दूसरा ये जो इसके जो रेसिड्यू पार्ट बच जाता है वो मैन्योर के रूप में यानी कि खाद के रूप में खेतों में भी यूज़ किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए इस तरह से बायोगैस जो है वो प्लांट वर्क करता है यहाँ पर। देखिए, और इसमें जो है नीचे यहाँ पे गाँवों में जो है बायोगैस का प्लांट बनाया गया है और फिर यहाँ से एनर्जी जो है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों टाइडल एनर्जी। जो टाइड्स आते हैं हमारे ओशंस में, लो टाइड और हाई टाइड, ठीक है, तो उसके कारण भी हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो है फ्लड गेट्स बनाए जाते हैं। फ्लड गेट्स बनाए जाते हैं, जैसे ही पानी आता है तो वहाँ पर उसके अंदर जो है टरबाइंस लगाई जाती है। तो वो जब हाई टाइड्स आते हैं वो टरबाइन को जो है रोटेट करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भारत में जो है गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो एडिक्वेट प्लेस है इसको टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। और इसके साथ साथ 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी जो है वो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है हेल्प के द्वारा वो स्थापित की गई है। इस तरह से बच्चों ये जो है टाइड्स होते हैं, ये फ्लड गेट्स जो है ये बनाए जाते हैं, और जैसे ही पानी आता है तो इसमें जब स्ट्राइक करता है तो ये गेट घूमते हैं, ये रोटेट करते हैं, और फिर आता हुआ वाटर भी जो है इन्हें रोटेट करता है और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। भारत में जो टाइडल एनर्जी का सबसे उत्तम क्षेत्र है वो है गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ओपन स्पेस है। ये देखिए 3 साइड से जो है वो लैंड से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमने फ्लड गेट्स लगाए हुए हैं और जब ये टाइड्स आते हैं तब यहाँ पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट एनर्जी है बच्चों जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स की अर्थ, और अर्थ के अंदर की जो हीट है हम इस हीट को एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। तो जैसे ही धरती के अंदर से जो है बहुत सारे हॉट स्प्रिंग निकलते हैं, तो उस हॉट स्प्रिंग को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो है जहाँ जहाँ से भी ये निकलती है और वहाँ पर हमने टरबाइंस लगाई हुई है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। भारत में जो है बहुत 100 ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पर कि जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और जो भारत में मुख्यतः जो इलेक्ट्रिसिटी के एरिया है वो है पारावती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जाता है। और पूगा वैली जो है वो लद्दाख में है। ये देखिए मणिकरण में जो है गुरुद्वारा है, पारावती वैली से कहते हैं हम, कुल्लू में जो स्थित है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए भी आते हैं। बच्चों यहाँ पर जो भोजन है वो इसी गर्म पानी में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। यह मणिकरण है हमारे पास। यह देखिए पूगा वैली लद्दाख में है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स को जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज़ करते हैं। तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ये जो एनर्जी रिसोर्सेज आज हमने पढ़े इन्हें कंजर्व भी करना है, बचाना है। क्यों? क्योंकि जो है एनर्जी जो है देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट है टू ऑल द सेक्टर ऑफ कंट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, हर क्षेत्र में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे कंजर्व करना है। और क्या है, राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री, मतलब इसका जो कंजम्पशन है वो डे बाय डे जो है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के साथ साथ बढ़ रहा है, इसलिए इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज थे उनके जो है सस्टेनेबल पाथ जो है वो ढूंढा गया, उनका अल्टरनेटिव ढूंढा गया। तो उन अल्टरनेटिव के ऊपर जो है हम जो है इसे सेव कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है एफिशिएंट कंट्रीज़ है वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने में। हमें इसका जो है वो जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो है कुछ काम हमें करने चाहिए इसको सेव करने के लिए, जैसे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। हमें इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों
ऑफ करना है, हमारे स्विच को ऑफ करना है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बेफालतू की इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलने देनी है। और जो है, जो पावर सेविंग डिवाइसेस है उन्हें यूज़ करना है जो पावर को सेव करते हैं, और अधिक से अधिक हमें जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। तो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, जितना हम एनर्जी को सेव करेंगे उतना हम अपने कंट्री को, अपने वर्ल्ड को जो है वो सेव करेंगे। आशा करते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेस आपको समझ आया होगा और आप एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए कदम उठाएंगे। धन्यवाद।